दोस्तों, सोचिए, अगर दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश जो कभी एक दूसरे की मददगार भी रहे, धीरे धीरे ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां दोस्ती की जगह सिर्फ शक, डर और नफरत बच जाए, तो इसका अंजाम क्या होगा? यही कहानी है अमेरिका और रूस की, जो 20वीं सदी की शुरुआत में कभी एक दूसरे के साथी बने, लेकिन फिर हालात ऐसे बदले कि वे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। 1917 रूस में ज़ारशाही का अंत हुआ और बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली। उन्होंने दुनिया को एक नए विचार से चौंका दिया, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का संदेश था समानता, वर्गहीन समाज और पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई। लेकिन अमेरिका जैसे पूंजीवादी देशों ने इसे खतरे की घंटी माना। उन्हें डर था कि यह विचार पूरी दुनिया में फैल सकता है और उनके आर्थिक सिस्टम को चुनौती दे सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस में गृह युद्ध छिड़ा। रेड आर्मी यानी बोल्शेविक और व्हाइट आर्मी यानी उनके विरोधियों के बीच खून खराबा हुआ और यहीं अमेरिका ने कदम बढ़ाया। ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर अमेरिका ने अलाइड इंटरवेंशन किया। उन्होंने व्हाइट आर्मी को समर्थन दिया और रेड आर्मी के खिलाफ सैनिक भी भेजे। हालांकि यह हस्तक्षेप बहुत बड़ा नहीं था और अंत में बोल्शेविक ही जीत गए, लेकिन मॉस्को ने इसे गहरे घाव की तरह याद रखा। रूसियों के दिमाग में यह बैठ गया कि पश्चिम और खासकर अमेरिका कभी उनके नए सिस्टम को स्वीकार नहीं करेगा। 1920 और 30 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के रिश्ते अजीब से रहे, कभी बातचीत, कभी दूरी। 1933 में अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर सोवियत संघ को मान्यता दी, लेकिन भरोसा दोनों ओर नहीं था। फिर आया 1939, जब सोवियत संघ और नाजी जर्मनी ने नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया। इसने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चौंका दिया। लेकिन 1941 में जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया तो हालात बदल गए। दुनिया को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन को साथ आना पड़ा। एक अनोखी और मजबूरी की दोस्ती। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत दोनों ने मिलकर नाजी जर्मनी को हराया। अमेरिका ने लैंड लीज प्रोग्राम के तहत सोवियत संघ को भारी मात्रा में हथियार और सामान दिया, लेकिन इस गठबंधन के पीछे अलग अलग मकसद छिपे थे। अमेरिका चाहता था कि यूरोप में लोकतंत्र और पूंजीवाद मजबूत हो। रूस चाहता था कि जर्मनी की हार के बाद उसके चारों ओर सुरक्षा का दायरा बने, ताकि कोई दुश्मन फिर उसकी सीमाओं तक ना पहुंचे। 1945 युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी हार गया। अब सवाल था, आगे दुनिया कैसी दिखेगी? याल्टा और पोट्सडम कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत नेता मिले। बात हुई कि जर्मनी का क्या होगा, पोलैंड और पूर्वी यूरोप का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, इन्हीं बैठकों में अगली दुश्मनी के बीज बो दिए गए। सोवियत चाहता था पूर्वी यूरोप पर उसका प्रभाव रहे। अमेरिका चाहता था वहां लोकतांत्रिक सरकारें बने। भरोसे की कमी, विचारधारा की लड़ाई और शक्ति की राजनीति सब यहां से तेज होने लगी। युद्ध जीतने के बाद भी अमेरिका और रूस का रिश्ता असली मायनों में दोस्ती का नहीं था, बल्कि एक ऐसा गठबंधन था जो मजबूरी में बना, और जैसे ही दुश्मन यानी हिटलर हारा, शक और टकराव वापस लौट आया। और दोस्तों, यही टकराव आने वाले दशकों में कोल्ड वॉर यानी ठंडी लड़ाई में बदल गया। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हथियार थे, जासूस थे, प्रॉक्सी युद्ध थे, लेकिन सीधा युद्ध नहीं। और यहीं से शुरू होती है असली जंग, कोल्ड वॉर यानी ठंडी लड़ाई। 1947 अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक बड़ा ऐलान किया, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। इसका मतलब था, अमेरिका अब किसी भी देश को मदद देगा अगर वहां कम्युनिज्म फैलने का खतरा है। इसके तुरंत बाद आया मार्शल प्लान, जिसमें अमेरिका ने यूरोप के देशों को अरबों डॉलर की मदद देने का वादा किया, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था सुधरे और वे सोवियत प्रभाव से दूर रहें। रूस ने इसे सीधे सीधे चुनौती माना। मॉस्को को लगा ये आर्थिक मदद नहीं, बल्कि अमेरिका का जाल है, ताकि यूरोप को अपने पक्ष में किया जा सके। सोवियत संघ ने भी अपनी चाल चली। पूर्वी यूरोप के देशों पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, सब पर सोवियत प्रभाव बढ़ने लगा। इन देशों में कम्युनिस्ट सरकारें बनी और धीरे धीरे पूरा इलाका ईस्टर्न ब्लॉक कहलाने लगा। इस तरह यूरोप दो हिस्सों में बंट गया, पश्चिमी यूरोप अमेरिका और उसके सहयोगी, पूर्वी यूरोप रूस और उसके सहयोगी। 1949 में अमेरिका और उसके साथी देशों ने बनाया नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य गठबंधन था। अगर किसी एक सदस्य पर हमला होगा तो सब मिलकर जवाब देंगे।
जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने बनाया वॉरसॉ पैक्ट अपने सहयोगी देशों के साथ। अब दुनिया साफ तौर पर दो खेमों में बढ़ चुकी थी। इस टकराव का सबसे खतरनाक पहलू था परमाणु हथियारों की दौड़। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन 1949 में सोवियत संघ ने भी अपना पहला एटम बम टेस्ट कर दिया। अब दोनों के पास वो ताकत थी जिससे पूरी दुनिया को पल भर में मिटाया जा सकता था। 1950 के दशक में ये दौड़ और तेज हुई। अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बनाया, रूस ने भी हाइड्रोजन बम बनाया, फिर बैलिस्टिक मिसाइलें आने लगी। दोनों पक्ष एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे थे। कोल्ड वॉर केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये जासूसी और प्रचार की लड़ाई भी थी। CIA और KGB, ये दोनों एजेंसियां दुनिया भर में सक्रिय थीं। हर देश में जासूस, हर सरकार में घुसपैठ और मीडिया में प्रोपेगेंडा, यही नया मोर्चा था। और फिर आया सबसे खतरनाक पल, अक्टूबर 1962। सोवियत संघ ने क्यूबा में गुप्त रूप से परमाणु मिसाइलें लगानी शुरू कर दी। अमेरिका को जब इसकी जानकारी मिली तो राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने तुरंत क्यूबा की समुद्री नाकेबंदी कर दी। 13 दिन तक पूरी दुनिया सांस रोके बैठी रही। किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता था और वो युद्ध परमाणु होता। आखिरकार समझौता हुआ। रूस ने क्यूबा से मिसाइलें हटाईं और अमेरिका ने गुप्त रूप से तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाईं। लेकिन इस संकट ने एक बात साफ कर दी, दोनों देश कभी भरोसेमंद दोस्त नहीं बन सकते। दोस्तों, 1945 से 1962 तक दुनिया बार बार मौत के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन हर बार बच गई। अमेरिका और रूस अब केवल दुश्मन ही नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए सबसे बड़े खतरे बन चुके थे। दोस्तों, आपने देखा कैसे अमेरिका और रूस का टकराव धीरे धीरे दुनिया को परमाणु तबाही की दहलीज तक ले आया। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान पूरी इंसानियत 13 दिनों तक मौत के साए में खड़ी रही और यह साफ हो गया, अब यह दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी है। आने वाले सालों में ये दोनों महाशक्तियां सीधे जंग नहीं लड़ेंगी बल्कि दूसरों की जमीन पर प्रॉक्सी वॉर छेड़ेंगी। वियतनाम, अफ्रीका, मध्य पूर्व और फिर अफगानिस्तान, जहां यह टकराव सोवियत साम्राज्य के अंत की शुरुआत बन गया। तो दोस्तों, तैयार रहिएगा, क्योंकि पार्ट 2 प्रॉक्सी युद्ध और अफगानिस्तान का मोड़ आपको इस दुश्मनी के सबसे रोमांचक और खतरनाक अध्याय में ले जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।